Hi everyone, so I welcome you all to this PT 365 Polity series. So we have completed three topics. Now let us move on to our fourth topic, that is judiciary. So first news in this is contempt of court. Why was this topic in news? Recently, Supreme Court held the lawyer activist Prashant Bhushan guilty of contempt of court in the context of the comment made on social media targeting the current Chief Justice of India. Okay, now let's see what is contempt of court. क्या होता है? So, contempt refers to the offence of showing disrespect to the dignity or authority of a court. Contempt का मतलब है कि कोई भी ऐसा offence, कोई ऐसा काम जो कोर्ट या कोर्ट की डिग्निटी और अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. The rationale for this provision is that courts must be protected from tendentious attacks that lowers its authority. तो इसका मतलब क्या है? मतलब मेन इसको लाया क्यों गया था? इसलिए बिकॉज कोर्ट्स जो हैं उनको ऐसे जो भी अटैक्स या जैसे ऐसे भी कोई वर्ड्स या कुछ भी चीज़ें जो कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाए या पब्लिक इमेज को डिफेम करे, बुरा दिखाए, या फिर इसके इन किसी के वर्ड्स की वजह से पब्लिक का फेथ जो है वो लूज हो जाए कोर्ट के लिए. Also, Article 261 says that full faith and credit shall be given throughout the territory of India to the public acts, records and judicial proceedings of the Union or of every state. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये लिखा गया है कि पूरे इंडिया की टेरिटरी में पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड या जुडिशियल प्रोसीडिंग से पूरा फेथ और क्रेडिट जो है यूनियन और हर स्टेट को दिखाना चाहिए. So here it is Mulgaonkar principles. In the criticism against the Supreme Court's ruling, his counsel invoked the Mulgaonkar principles, urging the courts to show the restraints. S. Mulgaonkar versus Unknown in 1978 is a case that led to a landmark ruling on the subject of contempt. तो मुलगांवकर वर्सेस अननोन 1978 का एक कोर्ट केस है जिसमें एक लैंडमार्क रूलिंग था जहां पर कंटेम्प्ट से रिगार्डिंग कंटेम्प्ट के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई रूलिंग था. तो बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2:1 द कोर्ट हेल्ड मुलगांवकर द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, उस टाइम पे एडिटर थे, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्दो द सेम बेंच हैड इनिशिएटेड द प्रोसीडिंग्स. उसी बेंच ने प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया था बट बाद में उन्होंने ये बोला कि नहीं, वो गिल्टी नहीं है. दिस काउंसिल ऑफ कॉशन in exercising the contempt jurisdiction came to be called as the Mulgaonkar principles. तो इनको मुलगांवकर प्रिंसिपल्स कहते हैं. तो दिस इज न्यूज़. अगर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ ले इस वर्ड से रिलेटेड, सो इट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग to show the restraint. Now let us see what is contempt of court. What is it? It refers to the offence of showing disrespect to the dignity or the authority of the court, जो हमने अभी पढ़ लिया. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से अगर देखें तो आर्टिकल 261 ये कहता है पूरा फेथ और क्रेडिट होना चाहिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेके पूरे इंडियन टेरिटरी में. आर्टिकल 19(2) ऑल्सो प्रोवाइड्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. तो आर्टिकल 19 जो ए से लेके आर्टिकल 19(1) ए से लेके जितने भी जी तक सारे प्रोविजंस हैं उनके लिए हर किसी का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया है. Also, Article 129 and 215 of the Indian Constitution provides a Supreme Court and High Courts with the powers to punish for the contempt of court, respectively. Article 142, Clause 2, powers to Supreme Court to punish for contempt or seek any person's attendance under it. These are the constitutional provisions. There are some legal provisions as well. Contempt of Courts Act 1971 में आया था. ये legal provisions है. Like it defines contempt of courts as the Constitution does not define it. तो ये इस एक्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है. सिविल कंटेम्प्ट इज फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर, मतलब किसी ऑर्डर को डिसओबे किया है. क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज फॉर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, इमेज खराब करना. इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. तो अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें इंटरफेयर करना या फिर इंटरफेयर करने की कोशिश करना, तो इसका नुकसान क्या है? 6 महीने सजा और या फिर 2000 फाइन. इट कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिज्ड कंटेम्प्ट. तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो 1 साल खत्म, जैसे किसी कोई एलिज्ड कंटेम्प्ट है उसके 1 साल खत्म होने के बाद इनिशिएट नहीं की जा सकती. देयर आर ऑल्सो सम एक्सेप्शंस टू इट. तो ऐसा नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता कोर्ट को कुछ भी. फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की हो रही है, इट इज़ अलाउड, इट इज़ एक्सेप्टेबल. फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए ऑन मेरिट ऑफ जजमेंट कोई है तो उसका फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए. मेयरली डिफेमेटरी अटैक ऑन द जज एंड नॉट इंटेंडेड टू इंफेयर इन दी प्रोसीडिंग्स. सिर्फ जज के ऊपर एक छोटा सा डिफेमेटरी अटैक किया गया है, प्रोसीडिंग्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इट इज एक्सेप्शन. इन 2006 इट अमेंडेड एंड इंट्रोड्यूस्ड ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट. अगर सच बोला गया है पब्लिक इंटरेस्ट में
तो वो भी एक एक्सेप्शन है और वो भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा. Now let us move on to our next news, that is mechanisms to investigate the charges against the Supreme Court judges. Recently, Andhra Pradesh Chief Minister had written to Chief Justice of India complaining about the misconduct on part of sitting Supreme Court judge. तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने CGI को ये लिखा है कि जो अभी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हैं उनके बिहाफ पे कुछ मिसकंडक्ट हुआ है. सो ओवर द ईयर्स 3 mechanisms is first is in-house procedure 1999 में sexual harassment guidelines and removal for proven misbehavior and incapacity have evolved to investigate cases of misconduct including cases of sexual harassment, misbehavior or incapacity against the judges. कभी बहुत काफ़ी सालों में 3 mechanisms हैं, एक तो हाउस प्रोसीजर, सेक्सुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस और प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. सो लेट अस सी देम वन बाय वन. First is removal proceedings as per the article 124(4) of the Indian Constitution. तो सबसे पहले जो removal proceedings हैं पूरे हाउस में कैसे होते हैं कैसे नहीं, we will see them one by one. So let us see. Who may file a complaint? तो फाइल complaint जो complaint है उसको फाइल कौन कर सकता है? साइंड नोटिस बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स. तो 100 मेंबर्स जो है वो नोटिस को साइन करेंगे लोकसभा के और 50 मेंबर्स राज्यसभा. तो दोनों हाउस में के जो मेंबर्स हैं उनमें से 100 लोकसभा है तो 100 मेंबर, राज्यसभा है तो 50 मेंबर्स. ऑन द चार्जेस मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस पे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का चार्जेस लगेंगे. पर्सन्स टू होम कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेलेवेंट हाउस. अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन, इनको जो है कंप्लेन फाइल करी जाएगी. इफ द नोटिस इज इन ऑर्डर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल कंस्टिट्यूट अ 3-member कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेन. अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मान जाते हैं तो वो 3-member कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे जो कि कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करेंगे. उसके बाद कंपोजिशन उस इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होगा, तो कमेटी विल कंप्राइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. तो ये तीनों लोग बैठेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे जो भी चार्जेस लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस पे और फिर उनको फॉलो अप किया जाएगा. नेक्स्ट इज इन हाउस प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वाला अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जो हाउस प्रोसीडिंग्स हैं. तो फाइल कौन कर सकता है? कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट में भी फाइल बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको कंप्लेंट फाइल की जा सकती है. अगर बाकी सारे जजेस हैं तो चीफ जस्टिस को करेंगे, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेन की जाएगी. इंक्वायरी कैसे होगा? CGI इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द कंप्लेंट इज ईदर फ्रिवोलस और सीरियस. तो CGI बताएंगे कि कंप्लेंट सही है या गलत है. इफ CGI फाइंड्स दैट द कंप्लेंट इन्वॉल्व्स सीरियस मिसकंडक्ट और इम्प्रोप्रिएटी तो वो रिस्पॉन्स देखेंगे बाकी सारे जो कंसर्न जज है मतलब जिनके खिलाफ कंप्लेंट है उनका रिस्पॉन्स, उनकी बात सुनी जाएगी. बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स और बाकी सारे सपोर्टिंग मटेरियल्स को देख के अगर CGI को लगता है कंप्लेंट के लिए और डीपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी. इस कमेटी में 3 जजेस होंगे, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 2 चीफ जस्टिस ऑफ द अदर हाई कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठेंगे और फिर वो डिस्कस करेंगे. थर्ड इज 2013 सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट रेगुलेशन. इसमें रिटन कंप्लेंट देनी पड़ेगी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय अ वुमन हैज़ टू फाइल द कंप्लेंट. कौन सी कंप्लेंट है? सो जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, इसके अंडर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. इंक्वायरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में क्या होगा? इफ़ दिस कमेटी सेटिस्फाइड कि कंप्लेंट जेन्युइन है तो 3-member इंटरनल सब कमेटी बैठाई जाएगी, वो फिर उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करेंगे. Committee will comprise of members of this committee or the persons nominated by this committee with majority members being a woman and an outside member. एक तो women होंगी और बाहर outside member होंगे ताकि कोई भी किसी का फेवर ना कर सके. So these are the 3 processes जहाँ पर कैसे रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस वो बताए गए हैं. Now let us move on to the next news, that is e-lok adalats. In the period of turbulence caused by pandemic, legal services authorities creatively adopted to the new normal, that is online system, and moved the Lok Adalat to the virtual platforms called as online Lok Adalat or the e-Lok Adalats. What are e-Lok Adalats? अभी कोविड पैंडमिक के वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें लाइक जुडिशियल सिस्टम और एवरीथिंग इज ऑनलाइन. सो लोक अदालत को भी ई लोक अदालत में चेंज किया गया है.
ई लोक अदालत दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन 15 स्टेट्स, 15 स्टेट्स में इनको ऑर्गेनाइज किया गया है, लीडिंग टू डिस्पोजल ऑफ 2.51 लाख केसेस जून से लेके अक्टूबर तक। लोक अदालत क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक एडीआर मैकेनिज्म है जहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट्स कोर्ट्स ऑफ लॉ प्री लिटिगेशन स्टेज में प्रेजेंट है उनको सेटल किया जाएगा बिना किसी एक्सपेंस के, लिटिगेंट्स के बिना किसी एक्सपेंस के। दे शैल बी गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर होंगे जो चेयरमैन होंगे, लॉयर होंगे, सोशल वर्कर होंगे, इनके मेंबर्स। दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट डिस्पोजल, क्योंकि बहुत सारे केसेज हैं, अराउंड crores and crores of cases are pending in our Indian judicial system. So awards is deemed to be a decree of a civil courts and is final and binding on all parties. तो पहले क्या होगा कि पार्टीज को पूछेंगे कि आप ये एडीआर सिस्टम, लोक अदालत सिस्टम से अपना केस चाहते हो या नहीं चाहते हो। वंस अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि ओके वील ओके विद द जजमेंट ऑफ दिस, तो उसके बाद वो फाइनल और बाइंडिंग होंगे। क्योंकि अगर वो बाद में बोलेंगे नहीं हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, दोबारा से बर्डन तो वैसे का वैसे रहेगा। बर्डन को कम करने की वजह से ये लोक अदालत लाए हैं, इसलिए पहले पूछा जाएगा, अगर वो कंप्लाई कर लेंगे, मान जाएंगे, फिर डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा पार्टीज के ऊपर। एंड हेंस नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, उसकी अपील फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं होगी। Recently, Chhattisgarh became the first state in the country to inaugurate the state-level e-Lok Adalat. So this was in news. Also, बाकी सारे alternate ADR mechanism कौन-कौन से हैं? Of the dispute resolution that is non-adversarial, that is working together cooperatively to reach the best resolution for everyone. तो इसमें क्या है कि सब लोग मिलके ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसमें कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन से काम होता है, बेस्ट जो रिजल्ट है, जो बेस्ट रेजोल्यूशन सबके लिए है वो लाया जाता है। इट कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लिटिगेशन, कोर्ट्स का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए है, वाइल डिलीवरिंग अ वेल राउंडेड एंड सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, जो भी पार्टीज हैं उनके लिए सेटिस्फाइड होता है और अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इट वॉज पास्ड इन 1987 टू एनकरेज दी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स, मतलब कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए। एंड द न्यू आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1996 ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को देखा जा सके। इंडिया में एडीआर इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, Article 21 that is right to life and personal liberty under the Constitution of India. DPSP of equal justice and free legal aid as envisaged under Article 39A of the Indian Constitution can also be achieved by this alternative dispute resolution mechanism. So alternative dispute resolutions के there are 4 types of methods. Let us look at them one by one. So first is arbitration. It is a binding award. Arbitration जो है binding है. Arbitrators they consider the evidence और फिर उसके बाद वो decision लेते हैं. Negotiation में वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, तो किसी भी सॉल्यूशन पे डायरेक्टली काम आते हैं, मतलब कि जो पार्टीज होती हैं वो नेगोशिएट कर लेती हैं आपस में। मीडिएशन में एक मीडिएटर होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मीडिएट करता है। फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन मतलब ये एक नेगोशिएशन का ही फॉर्म है, बट यहाँ पे क्या है कि मीडिएटर फैसिलिटेट्स दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंसीलिएटर लॉ को एक्सप्लेन करता है, बट दीज आर नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस। तो मेजरली मोटा जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन आर सेम। आर्बिट्रेशन में बाइंडिंग है, कंसीलिएशन में नॉन बाइंडिंग है। नेगोशिएशन एंड मीडिएशन इज सेम। नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज एक वॉलंटरी एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन ले लेते हैं। एंड मीडिएशन में एक मीडिएटर होता है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलिटेट करता है। सो दिस इज अ फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन। What are the related developments? Arbitration and Conciliation Amendment Bill of 2021 was promulgated. So इसके amendments क्या है? Unconditional stay on enforcement of arbitral awards in cases जहाँ पे arbitration agreement और contract को fraud या corruption से induce किया जाएगा। Until recently, arbitration award was enforceable even if appeal was filed against it in any court. तो इसमें ये है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड इन्फोर्स कर सकते हैं तब भी अगर कोई अपील उसके खिलाफ कोर्ट में की गई है। इट ऑल्सो रिमूव द 8th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जिसमें ये था कि एक्रेडिशन मतलब आर्बिट्रेटर्स की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। नाउ द क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस नॉर्म फॉर एक्रेडिशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स शैल बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस, जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया प्रपोज्ड अंडर आर्बिट्रेशन काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, उसके अंडर जो है वहाँ से ही इनके जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और नॉर्म्स लिए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल आर्बिट्रेटर जो है ये एडवोकेट होने चाहिए अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, 10 साल का एक्सपीरियंस, या फिर कोई ऑफिसर अंडर द इंडियन लीगल सर्विसेज।
इसके बेनिफिट क्या है? दिस विल बेनिफिट द फॉरेन आर्बिट्रेटर्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो फॉरेन आर्बिट्रेटर्स भी आ सकते हैं। ऑल दी स्टेक होल्डर पार्टीज दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सीक एन अनकंडीशनल स्टे ऑन enforcement of arbitral awards. Next is about the Arbitral Council of India. Arbitration Council of India. Arbitration and Conciliation Amendment Act of 2019 seeks for the establishment and incorporation of an independent body जिसका नाम है Arbitration Council of India. Arbitration Council of India ये एक सेट है जहाँ पे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस और एक्रेडिशन आर्बिट्रेटर्स जो होंगे उनकी ग्रेडिंग होगी। इनके जो हेड होंगे वो चेयरपर्सन होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या फिर हाई कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे या फिर कोई एमिनेंट पर्सन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजीआई के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करेंगे। एंड इट विल ऑल्सो हैव अ 2 फुल टाइम मेंबर्स which from amongst the eminent arbitration practitioners या फिर जो academicians हैं and one representative of a recognized body of commerce और industry, ताकि ऐसे केसेस आए तो वो उनको dispose of जल्दी से कर सके। It shall be nominated on rotational basis। तो ये पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे जो कि नॉमिनेट होंगे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दे विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होंगे? Secretary of Department of Legal Affairs under the Ministry of Law and Secretary of Department of Expenditure under the Ministry of Finance and Chief Executive Officer of the ACI will be the ex officio member. Singapore Convention on Mediation comes into force. This convention, also known as United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, ये UN ट्रीटी का फर्स्ट है जो सिंगापुर के नाम के बाद पड़ा। कन्वेंशन अप्लाइज टू द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग, मतलब मीडिएशन जो हमने देखा जहाँ पे फैसिलिटेटेड नेगोशिएशन होगा, पार्टीज जो हैं वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगी। इट विल अलाउ द बिजनेसेस टू सीक एनफोर्समेंट जो भी मीडिएटेड सेटलमेंट्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स बाय अप्लाइंग डायरेक्टली टू कोर्ट्स, कंट्रीज के कोर्ट्स को अप्लाई करेंगे दैट हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ट्रीटी, जिन्होंने ट्रीटी को साइन और रेटिफाई किया है। Currently, convention has 53 signatories, including India, China, and US. तो इस convention में 53 countries हैं और important one is India, China, and US. Significance of the convention: it will facilitate international trade and commerce by enabling the disputing parties कि वो अपना settlement easily कर सकें across the borders. Businesses will be benefited from the mediation as an additional dispute resolution option to litigate and arbitration in settling the cross border disputes. It helps to save time and legal cost. तो कंपनीज का टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। इंडिया के लिए बेनिफिट्स ये है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रेडेंशियल्स को बूस्ट करेंगे जितने मीडिएशन सेटलमेंट्स हैं उनको लेके, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ पॉजिटिव सिग्नल to foreign investors about India's commitment to adhere the international practice on the this ADR mechanism. Last is some different news developments. Nyay Bandhu app, what is it? It has been listed on the Umang app. Nyay Bandhu was launched in 2017 by the Ministry of Law and Justice to establish a framework जितने भी लीगल सर्विसेज हैं कंट्री में उनको डिस्पोज ऑफ करना। It connects practicing advocates' interest in the pro bono work with eligible, marginalized and vulnerable beneficiaries through a mobile application. तो एक मोबाइल एप्लीकेशन से जितने भी marginalized और vulnerable beneficiaries हैं उनके बीच में जो practicing advocates हैं, interested हैं, वो उनके केस को सॉल्व कर सकते हैं। Now here a word is pro bono legal services. What is it? It refers to the practice of giving legal assistance for free or at a minimal cost. मतलब बिल्कुल फ्री है, बहुत ही कम पैसे पे, to those which are unable to represent them for want of money. मतलब पैसे की वजह से वो अब आगे नहीं आ सकते और अपने जो झगड़े हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो दैट इज उसमें बहुत ही कम और बिल्कुल फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फ्री लीगल एड और एक्सेस टू जस्टिस ये एक DPSP के अंदर है, विच इज अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ हेयर ये था कि उमंग ऐप के अंडर न्याय बंधु ऐप लिस्ट किया है। व्हाट इज उमंग ऐप? It was launched in 2017 to bring major government services on a single mobile app with a larger goal कि गवर्नमेंट के जितने भी एक्सेसिबल चीज़ें हैं जो भी सिटीजन्स को चाहिए वो एक मोबाइल फ़ोन में आ सके। ये एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है अंडर द माइटी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 660 services, 127 departments and 25 states and about 180 utility bill payment services अभी इस पे लाइव चल रही हैं। माइटी हैज़ brought 7 services of India Meteorological Department on उमंग ऐप। इसमें क्या है, वेदर क्या है, वेदर की वार्निंग्स क्या है, टूरिज्म फोरकास्ट क्या है, ये सब इसके अंदर ऐड किया गया है। हेबिस कॉर्पस पिटिशन,
Recently, Bombay High Court rejected Urban Goswami's habeas corpus petition for immediate release. Habeas corpus का मतलब होता है you must have the body to produce the body of. This petition filed under Article 32. It praised before the court कि direct particular individual या authority जिसको डिटेन किया है उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस आपको करना ही पड़ेगा एज अ पर्सन. दिस पिटिशन लीड्स टू द कोर्ट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ सच डिटेंशन. तो अगर कोई डिटेंशन होता है तो हैबेस कॉर्पस प्ली जो है फाइल की जाती है ताकि उस पर्सन या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कोर्ट के सामने लाया जा सके. हैबेस कॉर्पस रिट इज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट द आर्बिट्री डिटेंशन. तो जब डिटेंशन आर्बिट्री होता है मतलब कि सही नहीं होता या फिर जानबूझकर किसी को तंग करना होता है तो यहाँ पर हैबेस कॉर्पस को लाया जाता है ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी वहाँ पे मेंटेन रहे. इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एंड एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी 4 रिट्स और हैं तो उसमें आप लोग ये जरूर देखें कि पब्लिक और प्राइवेट के लिए कौन कौन सी रिट लागू हो सकती है. नेक्स्ट इज प्ली बार्गेनिंग. So it refers to a person charged with a criminal offence negotiating with the prosecution for a lesser punishment than what is provided in law by pleading guilty to a less serious offence. तो कोई भी इंसान है जिसने गलती करी है तो वो जो भी प्रोसिक्यूशन है सामने वाले से माफ़ी मांगकर अपनी पनिशमेंट कम मांगता है उससे, ना कि वो पनिशमेंट जो एज अ लॉ उसके क्राइम के लिए दी गई है. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2006 एज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ अमेंडमेंट टू दी CRPC. इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द एक्यूज. तो ओनली इसे इनिशिएट कर सकते हैं. वही ना, एक्यूज ही तो माफ़ी मांगेंगे प्रोसिक्यूशन से. इट कैन नॉट बी यूज इन डेथ सेंटेंस में नहीं हो सकती, लाइफ सेंटेंस में नहीं हो सकती और अ प्रिजन टर्म अबव 7 साल. तो 7 साल से कम सज़ा में आप माफ़ी मांग सकते हो, अपनी सज़ा कम करवा सकते हो. लाइफ सेंटेंस और डेथ सेंटेंस के लिए और 7 साल से ऊपर वाली सज़ा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. उसके बाद है राइट टू शेबाइटशिप. Recently, Supreme Court upheld the Shebaitship rights of Travancore royal family in the temple case, that is Padmanabhaswamy. Very sorry for the wrong pronunciation. Shebaitship rights refers to the right to manage the financial affairs of the deity in the position of a trustee. तो शेबाइटशिप क्या है? इसमें ये है कि जो कोई डीटी है तो उनके सामने कोई ट्रस्टी की पोजीशन होगी और वो फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, उनके राइट्स होते हैं. शेबाइटशिप इज़ अ मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली इन टाइटल में वो मैनेजर होते हैं एंड इज़ एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ बोथ द राइट प्रॉपर्टी एंड द आइडल. तो प्रॉपर्टी और आइडल दोनों की कस्टडी उनके पास होती है. शेबाइट हैज़ नो लीगल क्लेम टू द प्रॉपर्टी पे कोई लीगल क्लेम नहीं होता, विच इज़ बिलीव्ड ओनली टू रेस्ट इन द डीटी और द आइडल. उसके ऊपर जो राइट है वो डीटी या आइडल का ही होता है. Next is Witness Protection Scheme of 2018. Supreme Court asked the trial courts to consider witness protection in cases against the MPs, MLAs under this scheme. क्योंकि अगर फिर कोई भी विटनेस है जो आके गवाही देते हैं उनको खतरा होता है, इसीलिए ये स्कीम को लाया गया था सो दैट कि सारे विटनेस सामने आए और उनको भी प्रोटेक्शन पूरा मिले. इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस बेस्ड ऑन द थ्रेट असेसमेंट एंड प्रोटेक्शन मेजर्स inter alia, including protection, change of identity of witness or their relocation, installation of security devices at the residence of witness, usage of specially designed courtrooms, etc. It was approved by Supreme Court and is binding in all courts in India. It is binding in all courts of India. It also provides for a state witness protection fund for meeting the expenses. तो इस उनको रहने का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, उसके लिए स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड भी बोला है बनाने के लिए. Also, Malimat Committee of 2003, this Malimat Committee, and batted for strong witness protection mechanism in India because it is very weak. Threat बहुत ज़्यादा है witnesses को. So this is all for this news topics. Thank you for watching this lesson and please like and share the video and subscribe to the channel as well. And we'll meet in the next one.